हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAG 174 का यूनिट नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो ह्यूमैनिटी है वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है पूरे वर्ल्ड में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि मैसिव एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि ग्लोबल कॉमन्स में पाए जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो नेचुरल कैपेसिटी से भी ज़्यादा होता है। मतलब नेचर को जितना टाइम चाहिए वो पर्टिकुलर रिसोर्स को रिप्लेनिश करने के लिए, उससे ज़्यादा तो हम निकाल ही लेते हैं उससे, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का फास्ट डिप्लीशन होने लगता है। तो इसीलिए हमारी एक नीड है कि हम जो ग्लोबल कॉमन्स हैं हमारे, उनको हम कंजर्व करें। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के इंक्रीज होने से और एक्सेसिव एमिशन होने से ग्रीन हाउस गैसेस के क्लाइमेट चेंज में भी इम्पैक्ट देखा गया है, जो कि बहुत ही सीरियस थ्रेट माना जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए और खास करके ग्लोबल कॉमन्स के लिए। तो इससे दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, कि कौन लेगा पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और ग्लोबल प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट में ग्लोबल कॉमन्स का फोकस बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी ग्लोबल कॉमन्स को यहाँ पर प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। तो इसी पूरे जो यूनिट है हम यही पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबल कॉमन्स क्या क्या होते हैं, इनकी ग्लोबल गवर्नेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अब ग्लोबल कॉमन्स को समझने से पहले हमें कॉमन्स को समझना पड़ेगा कि कॉमन्स क्या है। कॉमन्स मतलब कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम छोटे लेवल पर बात करें, तो जैसे कि एक गांव है, वहां पर एक झील है। ठीक है, झील में पानी है। उस पानी को गांव के सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बता सकता कि ये भाई ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ से अपना पानी मत लिया करो। वहीं कुछ वहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो कि फल देते हैं, तो सारे लोग वहां से फल भी लेते हैं। तो कोई उन पर ये हक जता सकता है कि ये सारे जो पेड़ हैं ये इस बंदे के हैं, ये मना करता है भाई फल तोड़ने से, ऐसा मत किया करो। ऐसा भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉमन में आते हैं। ये इन सभी पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये सब होते हैं कॉमन्स, मतलब कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। चाहे वो पानी हो गया, वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे हो गए, वहाँ की जमीन, तो चाहे वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वहाँ पे बहने वाली हवा जो हो गई वो सबकी है। तो ये होगी छोटे लेवल पर बात। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोई अगर वहां पर रिच बंदा है, वो खरीद भी सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं। तो कॉमर्स में दो एट्रीब्यूट्स भी देखे जाते हैं। एक आता है एक्सक्लूजन, नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्टिबिलिटी। अब एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि भाई ये जो झील है ना, ये मैंने खरीद ली। ठीक है, ये मैंने खरीद ली, अब मैं किसी को इसके पानी को यूज करने नहीं देने का। ये हो गया एक्सक्लूजन, मतलब दूसरों को वो रिसोर्सेस यूज करने से एक्सक्लूड करना, ये हो गया एक्सक्लूजन। ठीक है, वहां आता है सब्सट्रैक्टिबिलिटी, मतलब किस हद तक हम उस रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितना रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, कितने उसमें से जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो ये हो गया सब्ट्रैक्टिबिलिटी। तो छोटे लेवल पर ये सब तो चलता है, पर अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें, ग्लोबल कॉमन्स की बात करें, ये सब उसमें नहीं चलता। ग्लोबल कॉमन्स में डेफिनेशन सेम ही रहती है, मतलब कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज ही रहते हैं। ठीक है, पर हमारा एरिया बड़ा हो जाता है। जैसे कि ग्लोबल कॉमन्स में हमारे पास आते हैं हाई सीज, ओशंस, अंटार्कटिका, एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस। ये चार ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे कोई अपना हक नहीं जता सकता, कि ऐसे कोई नहीं कह सकता कि भाई ये ओशन तो सारे मेरे हैं, कोई इनसे पानी नहीं लेगा, कोई इनमें मछली नहीं पकड़ेगा। वहीं कोई अंटार्कटिका पे चला जाए, कह दे ये पूरा कॉन्टिनेंट ही मेरा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, इसमें प्राइवेटाइजेशन की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो यही हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हुई बात हमारे ग्लोबल कॉमन्स की। अब आगे बात करते हैं हम अपने क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सीरियस इन्वायरमेंटल रिस्क है पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें। और जो मेन रीजन है इस क्लाइमेट चेंज के पीछे, वो है ग्रीन हाउस गैसेस।
जो कि एमिट की जाती हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग देश जो हैं वो अपने लेवल पर जो भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके कोई भी गैस एमिट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में। अब इसमें ज्यादातर जो गैसेस होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि CO2 हो गया, सल्फर वगैरह हो गया। अब इससे होता क्या है कि ये ना हीट को ट्रैप कर लेती हैं, हीट को बाहर जाने नहीं देती। तो इससे होता है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, सी लेवल राइज होने लगता है, कोस्टल सिटीज को खतरा हो जाता है। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में देश बसे हुए हैं वो भी इनको खतरा होने लगता है। और 50-60 साल बाद अगर हम इन पैसिफिक के देशों को देखें, जैसे कि पलाऊ, टुवालू, ये सब किरिबाती वगैरह देश हो जो हो गए, फिजी वगैरह, तो ये इनकी प्रेडिक्शन है कि 50-60 सालों में देश गायब हो जाएंगे, कहीं दिखने की भी नहीं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, मतलब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अलग अलग तरीके के क्लाइमेट देखे जा रहे हैं। जहां पर पहले कभी बारिश नहीं होती थी वहां इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ें आई जा रही हैं। जहां बारिशें होती थी वहां सूखा पड़ रहा है। तो ये वेदर पैटर्न्स का अपसेटिंग क्लाइमेट चेंज में रिजल्ट करता है। इसी वजह से ग्लोबल कॉमन्स को प्रिजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ कुछ हमें पॉइंट्स भी बताए गए हैं जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है, जैसे कि एटमॉस्फेयर सिंक। ठीक है, एटमॉस्फेयर का कोई एक लिमिट होता है कि जितनी हम कार्बन छोड़ रहे हैं उसमें सिंक हो रही है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसे एसिमिलेट कर रहा है। पर अब क्या है, हम इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एमिट कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की जो लिमिट है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओवरऑल जो पैटर्न रहता है वेदर का वो भी अलग हो रहा है। ठीक है, और एक रीजन ये भी आता है कि भाई हर किसी को हम इसमें से एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है भी नहीं, तो इससे खुले में देश जो है वो यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाते रहते हैं। तो प्रेजेंटली जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर में बाय डिफरेंट कंट्रीज। और इसी वजह से जो नेचुरल सिंक कैपेसिटी है हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर की, वो उससे पीछे जा चुका है, मतलब बियॉन्ड जा चुका है, जो कि क्लाइमेट चेंज में रिजल्ट करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ग्लोबल कॉमन्स को कंजर्व करने के लिए इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, स्पेशली दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये सब हमें देखना है। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है हमारा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एंड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ये दो ऐसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक लीगल डिस्कोर्स और जो ग्लोबल गवर्नेंस है इन कॉमन्स की, उनके लिए यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है यहाँ पर गार्नेट हार्डिन ने, ये एक बायोलॉजिस्ट है। इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं आर डिसेंडेंट्स ऑफ थीव्स, मतलब ये चोरों के वंशज हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो चोर हैं। ठीक है, द रीजन बीइंग ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, एक रिसोर्स है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ठीक है, मतलब एक जगह पर जहाँ ग्रेजिंग करानी चाहिए, अ, अपने जो भी पशु जो पालते हैं वो क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी जमीन ली, वहां पर ही रोज के रोज उन्हें चराने ले गए। इससे होता क्या है कि सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वो घास वगैरह उगाने की वो खत्म होती जाती है। इससे लैंड भी बैरन हो जाती है, एग्रीकल्चर के भी काम नहीं आ सकती, इसलिए वो लैंड एकदम बेकार हो जाती है। अब इससे होता क्या है कि लैंड की कमी पड़ने लगती है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल सोर्सेज का बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रैक्शन किया जाता है। नेचुरल रिप्लेनिशेबल कैपेसिटी से ज़्यादा ह्यूमंस क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। इतना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जितना उन्हें रिप्लेनिश होने का टाइम भी नहीं लगने का। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शेयर रिसोर्स यहाँ पर बढ़ने लगता है। ठीक है, ताकि ह्यूमंस जो हैं वो अपने शॉर्ट टर्म यूज के लिए मैक्सिमाइज कर सकें हमारे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को। अब इस सभी को टैकल करने के लिए जो हार्डन है वो कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पर हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इनको बचा सकते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी देते हैं कि इनको एनक्लोज कर दो, मतलब इनको बंद कर दो या एक लिमिट सेट कर दो या इनकी एंट्री लगा दो। ठीक है, लिमिट सेट करने से होगा क्या कि पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे
उनको रिप्लेनिश होने का भी टाइम मिल जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी एंट्री ही बंद कर दो इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। अब जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेंगे, इतने पेड़ काट देंगे, ठीक है? इतना तो उन्हें उगने में भी टाइम नहीं लगता जितनी जल्दी वो काट देते हैं। तो इससे होता क्या है कि पेड़ उगने में टाइम लगता है, उतने में और डिमांड आ जाती है लकड़ियों की, वो कहाँ से लाएँगे? तो इस सब को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि हार्डिन कहते हैं एंट्री पर बैन लगा दो, एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दो, कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ ना यहाँ पर इनको एक्सट्रैक्ट ना कर पाएँ। और वो ये भी कहते हैं कि या तो इनको प्राइवेटाइज़ कर दो, कि जो प्राइवेट कंपनी है वो इनको अपने अंडर ले लें, ठीक है? रिसोर्सेज़ को, ताकि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हमें इसके देखने को मिल सकें। या तो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उनको लिमिट कर दो, कि एक लिमिट गवर्नमेंट सेट कर दे कि ये पर्टिकुलर जो रिसोर्स है, वो इतने क्वांटिटी तक यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी वजह से जो हम रिसोर्स हैं, इनको बचा सकते हैं। पर ये कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी इसको देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइज़ेशन की बात की है। अब प्राइवेटाइज़ेशन में वही लोग आ सकेंगे ना, जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, वही अपने जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर सकते हैं। जो गरीब देश हैं बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो आराम से अपना रिसोर्स का यूज़ करेंगे अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? वहीं जो अमीर देश हैं, वो तो ये कर लेंगे। हमने पिछले यूनिट्स में भी देखा था कि अमीर देश ही ऐसे होते हैं जिनके पास लग्ज़री होती है कि वो कंज़र्वेशन पर ध्यान दे सकें। वहीं जो गरीब देश होते हैं, उनके पास इतनी कोई लग्ज़री नहीं होती, उन्हें बस अपने डेवलपमेंट से मतलब होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें रिसोर्सेज़ से कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो देश हैं, डेवलपिंग जो देश हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसे रिजेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये जो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, वो एक डिप्लोमेट एरविड पेद्रो ने दिया है, जिनका ये आइडिया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो हम सभी के हैं। वो सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के हैं, वो डेवलप्ड नेशन के नहीं है, कि जो अमीर देश हैं बस वही इनके जो है वो यहाँ पर मालिक हो गए। वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सभी को बिलोंग करते हैं, ना कि प्रेजेंट के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से हमने किसी को भी इन्हें यूज़ करने से डिनाई नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी के पास कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की। पर जो ये एरविड पेद्रो होते हैं, इनका भी ये कंसर्न आता है कि इंटरनेशनल कॉमन्स में ये देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस होते हैं, वही सबसे ज़्यादा इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। जो गरीब देश होते हैं, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। अमीर देश पहले ही आकर सारा माल यहाँ पर साफ कर लेते हैं। इसी वजह से इनका ये फ़ियर बैठ जाता है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, ओशनोग्राफी रिसर्च के लिए, ऑयल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीबेड से, वो तो यहाँ पर कर लेंगे, पर इन पुअर कंट्रीज़ का क्या होगा? ठीक है? उनके पास भी तो राइट है कि कॉमन सबका सीबेड है, ठीक है? एक समंदर है, वो सभी का समंदर है। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका आके बोल दे कि हाँ भाई ये तो मेरा है, ठीक है? पुअर कंट्रीज़ का भी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी है। तो एरविड पेद्रो ये कहते हैं कि जो ये पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके पास भी ये राइट्स हैं और उनको भी ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो ये डेवलप्ड देश होते हैं, वही सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन भी करते हैं, ठीक है? झेलना किसको पड़ता है? इन पुअर कंट्रीज़ को, ठीक है? वो तो अपना आराम से कूड़ा कर रहे हैं, हर चीज़ को अपना कूड़ा समंदर में गिर रहे हैं, ठीक है? जला रहे हैं किसी चीज़ को, एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रहे हैं। सहना किसको पड़ता है? पुअर देशों को, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है अपनी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? इसी वजह से जो डेवलपिंग नेशन है, वो इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो डेवलप्ड देश हैं, उनके पास तो राइट्स हैं ही, पर साथ ही साथ जो डेवलपिंग देश हैं, जिनको डेवलपमेंट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे डिबेट्स आती हैं टीओसी और सीएचएम को लेके। तो जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, उसको ये देखा जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। ये सिर्फ डेवलप्ड देश जो है ना, उनका फेवर करती है। ये हमने ऊपर देखा भी। प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। अब जो प्राइवेटाइज होगा, वो कौन करेंगे? वो अमीर देश ही तो करेंगे। गरीब देश थोड़ी ना कोई कर पाएगा।
इसी वजह से टीओसी को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। और दूसरा जो क्रिटिसिज्म है हार्डन की सजेशन का वो ये है कि एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने की बात करते हैं कि भाई अगर कोई पुअर देश है उसे अपनी डेवलपमेंट करनी है तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। अब हमने उनकी एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो वो डेवलप्ड कैसे होंगे? फिर उन्हें आकर जाकर कैसे पता लगेगा कि भाई ये हमारे लिए कितने जरूरी है, हमें भी इनके कंजर्वेशन में मदद करनी चाहिए। इसी वजह से दूसरा भी इनको क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है वो भी ये भी देखा जाता है कि इससे होता क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ती है वर्ल्ड में। ठीक है, जो अमीर देश होते हैं वो तो रिसोर्सेज को साफ करके अपनी डेवलपमेंट कर लेते हैं, और वहीं जो पुअर देश हैं वो और पुअर होते जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बचते ही नहीं है, सारे रिसोर्सेज ये रिच कंट्रीज ले जाती हैं। उसके बाद जो हार्डन की थियरी है ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की, उसको सोशल जस्टिस से भी लिंक करके देखा जाता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें जो डेवलप्ड देश हैं वो एनर्जी इंटेंसिव ग्रोथ को फॉलो करते हैं, मतलब जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करके वो अपनी ग्रोथ करते हैं। एनर्जी किससे आएगी? नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, उसके बाद इससे होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, और क्लाइमेट चेंज भी हमें देखने को मिलता है। और वहीं जो डेवलपिंग देश होते हैं वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो बहुत ही कम क्लाइमेट चेंज पर अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, पर झेलना सबसे ज़्यादा इन्हीं को पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कंट्रीज होती हैं वो यही डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, क्योंकि ये तो करते रहते हैं अपना मिशन, इन्हें कोई परवाह नहीं होती किसी की। सबसे ज़्यादा रायता जो समेटना पड़ता है वो इन डेवलपिंग देशों को करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज इतने होते नहीं। इम्पैक्ट इन पर सबसे ज़्यादा होता है। ये कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि पुअर देश है, इसलिए कोई इनकी सुनता भी नहीं। तो इसी को देखते हुए जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो कॉमन हेरिटेज अप्रोच को फॉलो करते हैं ताकि जो ग्लोबल और इंटरनेशनल कॉमन्स है हम उनको यहाँ पर कंजर्व कर सकें। और इसी को देखते हुए 1992 में कॉमन कंसर्न ऑफ मैनकाइंड ये एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम कॉमन हेरिटेज भी कहते हैं इन द प्रियम्बल ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी। अब नेक्स्ट आता है ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो क्लाइमेट चेंज है उसमें ग्लोबल गवर्नेंस कैसी हो रही है, मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो देश हैं वो कैसे आगे आ रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज वो बना रहे हैं, वो हमें अब देखना है। तो ग्लोबल गवर्नेंस में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल फॉर गवर्नेंस ऑफ कॉमन्स। तो ये जो ऑस्ट्रॉम है वो इन सभी फ्रेमवर्क्स को देती हैं कि कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको फॉलो करके जो भी कोई देश है, जो भी कोई वर्ल्ड है, वो यहाँ पर इनको फॉलो करके आराम से कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज करके रख सकता है, जिसे हम इंस्टीट्यूशन एनालिसिस एंड डेवलपमेंट आईएडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ 8 हमें पॉइंट बताते हैं जिनको यूज करके हम सस्टेनेबल तरीके से कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज को यहाँ पर इनको कंजर्व करके रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है देयर मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज फॉर यूजर पूल एंड रिसोर्स डोमेन। अब ये कहते हैं कि हमें क्लियर बाउंड्रीज बनानी चाहिए यूजर पूल के लिए, कि मतलब कोई एक यूजर है उसके सामने जो रिसोर्सेज है उसकी बाउंड्री क्या है। ऐसा ना हो कि हद कर दे वो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्स डोमेन में भी हमें बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए। उसके बाद हमें कुछ रूल्स भी लाने चाहिए कि किन रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी रिसोर्स का मेंटेनेंस है वो यहाँ पर हो सके। एप्रोप्रिएट रूल्स लाने चाहिए हमें ताकि जो रूल्स हैं उनको लोग फॉलो करें, उनको देखते हुए ही जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन है वो करें। थर्ड आता है कलेक्टिव चॉइस अरेंजमेंट एंश्योर दैट रिसोर्स यूजर्स पार्टिसिपेट इन सेटिंग एप्रोप्रिएशन एंड प्रोविजन रूल्स। अब उसके बाद कुछ कलेक्टिव अरेंजमेंट की जाए, मतलब सारे देश एक साथ मिलकर आए और पार्टिसिपेट करें कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, हम कुछ ऐसे क्या रूल्स बना सकते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हों। उसके बाद मॉनिटरिंग की जाए कि कौन कितने रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज कर रहा है। फिफ्थ आता है ग्रेजुएटेड सैंक्शंस। ठीक है, जो भी सैंक्शंस मतलब कि कोई देश अगर हद से ज्यादा रूल्स को वायलेट करके ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहा है
उस पर हम सैंक्शंस भी लगा मतलब कुछ बंदिशें लगा दें, जिसकी वजह से वो आगे रिसोर्सेज को यहाँ पर एक्सप्लॉइट ना कर सकें। सिक्स्थ आता है, अब इतने सारे हमने रूल्स बना दिए तो कन्फ्लिक्ट होना तो लाजमी है। इसी को देखते हुए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी लाना चाहिए, जिसके जैसे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं देशों के बीच में नेचुरल रिसोर्सेज को लेके वो कम हो सके। नेक्स्ट आता है राइट्स टू ऑर्गेनाइज रेजाइम्स और रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटीज। मतलब जो भी हम अथॉरिटीज बनाएं वो रिकॉग्नाइज्ड बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कल परसों कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आई, कोई एनजीओ आया, उसने कहा कि भाई हम तो पूरे रिसोर्स को बचाएंगे, उसने अपने कोई कुछ रिकॉग्निशन लिए भी ना यहाँ पर क्या करने लग गया, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करने पर रोक लगा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नल अथॉरिटीज से हमें रिजाइम्स को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए कि ये अथॉरिटीज ही रिस्पॉन्सिबल होंगी इन सभी रेजिम्स के, ताकि इनके राइट्स को यहाँ पर संभाला जा सके। नेक्स्ट आता है फॉर कॉमन पूल रेजाइम्स दैट आर पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम्स नेस्टेड एंटरप्राइजेस एग्रीगेट इंस्टीट्यूशन विद लोकल रीजनल नेशनल लेवल जुरिसडिक्शंस। अब ये जो भी हम कॉमन पूल ऑफ रेजिम्स मतलब जो भी देश हैं, हमें उनमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि लोकल रीजनल और नेशनल लेवल पर यहाँ पर रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करें कि क्या लोकल लेवल पर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या रीजनल लेवल पर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, या फिर जो नेशनल जुरिसडिक्शन है उसके भी बाहर जाके यहाँ पर ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके कोई भी देश जो है आराम से यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑस्ट्रॉम है वो कुछ प्रिंसिपल्स भी देती हैं कि हमें पॉलिसीज को कैसे बनाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस में हमें सभी तरीके का रिडक्शन करना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ स्मॉल एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, एकदम से हम बड़ा कदम नहीं उठा सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि प्लास्टिक को एकदम से खत्म कर दो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्लास्टिक को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे, क्योंकि हर एक दूसरी चीज आज हमारे पास प्लास्टिक से बनी हुई है। हम उनको अगर एक साथ ही खत्म कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स से हम सिग्निफिकेंट यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। जो प्रोग्राम्स है उन्हें सेंसिटिव बनाया जाए, मतलब जिस कंटेक्स्ट में, मान लीजिए हम नेचुरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में प्रोग्राम बना रहे हैं, वो उनसे ही रिलेटेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पॉलिसीज बना रहे हैं और पॉलिसीज किसी पॉलिटिक्स को लेके हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए हमें लोगों के बीच में। उसके बाद जो पॉलिसीज हैं उनके पास उनके मल्टीपल इफेक्ट्स हमें मिलने चाहिए। हर लेवल पर हमें पॉलिसीज को वर्क करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप लेवल पर काम कर लिया, उसके बाद जो निचले स्तर के लोग हैं या जो ग्रास रूट लेवल है वहां तक उन पॉलिसीज की कुछ पहुंच ही नहीं है। ठीक है, हर लेवल पर हमें पॉलिसीज करनी चाहिए। तो ये इसका कंक्लूजन बनता है कि जो अगर हमें ग्लोबल कॉमन्स को कंजर्व करना है तो हमें जॉइंट यहाँ पर कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, जॉइंट कन्वेंशन हमें करनी पड़ेंगी। ग्लोबल गवर्नेंस हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो अचीवेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हम उसे यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 5। थैंक यू सो मच।